मेरे साथ इस वक्त सरकार की एक बड़ी मंत्री स्मृति ईरानी जी जुड़ चुकी है, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। स्मृति जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा महिलाओं के बारे में। नारी शक्ति कई बार वित्त मंत्री ने जिक्र किया और आज हमने एक तस्वीर देखी सुप्रीम हमारी सेना की, तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर एक महिला, उनके साथ एक महिला वित्त मंत्री खड़ी हुई और महिला और बाल विकास मंत्री जो है नारी शक्ति के बारे में बात करती हुई। नारी शक्ति प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा वोट बैंक रहा है, क्या आपने उसको कुछ करने की कोशिश की है? बीजेपी का भी। मैं इतना ही कहूंगी दीपक जी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण का विषय जो है वो थोड़ा एक नए स्वरूप में प्रस्तुत हुआ है राष्ट्र के सामने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि राष्ट्र का अगर सशक्तिकरण करना है तो नारी को उत्थान का केंद्र बिंदु बनाना पड़ेगा। तो विमेन एम्पावरमेंट की तो बहुत नेताओं ने बात की, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात देश में पहली बार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को बात तक सीमित नहीं रख रहे। आज जब बजट की स्पीच की शुरुआत हुई तो वो हमारे धरा पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं लगभग 9 करोड़, वो अपने एंटरप्राइज के माध्यम से कैसे अर्थतंत्र में योगदान दे सकती हैं और अपने परिवार के बजट में कैसे इजाफा कर सकती हैं, उसका उल्लेख हुआ सबसे पहले। एक तरफ सबका ध्यान आकृष्ट रहा जो बचत की दृष्टि से सम्मान के इंस्ट्रूमेंट की वित्त मंत्री जी ने बात कही, लेकिन आज बजट का हर पहलू देश की महिला को छूता है। जब प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 20 लाख करोड़ के एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंड की घोषणा हुई आज, और मत्स्य संपदा की बात हुई, एनिमल हस्बेंड्री की बात हुई, तो एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा योगदान तो महिला का रहा। छोटा सा एक विषय श्री अन्न का, मिलेट्स न्यूट्रिशन का भी एक बहुत बड़ा साधन है, लेकिन व्यवसाय का भी एक बहुत बड़ा साधन है, उसमें भी तो महिला की भागीदारी है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर के 33% के जो एक्सपेंडिचर का इजाफा का आज उल्लेख हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो जितनी नौकरियां पुरुषों को मिलेंगी उतनी महिलाओं को भी मिलेगी। लेकिन विशेष ध्यान आपका आकृष्ट करती हूँ कि 157 जो नर्सिंग कॉलेजेस की स्थापना की बात कही है, उसमें ज्यादातर हमारे देश की बेटियां आएंगी जो कोलिकेट होंगे मेडिकल कॉलेजेस के साथ। तो बेटी चाहे नर्स की भूमिका में हो, डॉक्टर की भूमिका में हो, किसान की भूमिका में हो, अथवा देश की महामहिम राष्ट्रपति की भूमिका में हो या वित्त मंत्री की भूमिका में हो, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है राष्ट्र का उत्थान करना है तो महिला का उत्थान करो। ठीक है, आपने बात बड़ी कही और वाकई में ये कहा जाता है कि अगर घर का उत्थान करना हो, 3 पीढ़ियों को पढ़ाना हो तो घर की महिला को पढ़ाओ, उसको सशक्त बनाओ, और शायद यही नया एक्सपेरिमेंट अब करने की कोशिश हो रही है। मैं आपसे समझना चाहूँगा एक चीज़, और वो बड़ी बात है, अगला साल चुनावी साल है। मैं जिस मंत्री से पूछ रहा हूँ कि ये बजट वोट दिला पाएगा, बोल रहे हैं हम तो बजट की बात ही नहीं कर रहे हैं, वोट तो हमारे लिए दूसरा मुद्दा है। हम अभी इंडिया एट द रेट ऑफ 75 है, हम 2047 यानी आज से 25 साल का बाद का भारत कैसे हो उसकी बात कर रहे हैं। क्या ये बहुत ज़्यादा रिस्क लेना नहीं हो गया चुनावी साल में? क्या भारत के भविष्य पर विश्वास जताना रिस्क लेना होता है दीपक जी? क्या भारत की प्रतिभा पर विश्वास दिखाना रिस्क लेना होता है? लेकिन मैं तो अभिनंदन करती हूँ प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने कहा कि हम डे टू डे लाइफ और लिविंग के ऊपर तो ध्यान दे ही, लेकिन भविष्य पर भी तवज्जो दें कि अगर लक्ष्य की ओर जाना है तो उस लक्ष्य को पहुंचने वाले रास्ते का भी निर्माण करें, और यही ये बजट करता है। तो एक तरफ कृषि और मत्स्य संपदा की बात करता है, दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करता है। ठीक है, आपने कहा कि मत्स्य संपदा की बात हो रही है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात हो रही है। मैं आपसे 2 आखिरी सवाल लूंगा स्मृति जी, मुझे पता है आपके पास वक्त कम है, लेकिन मैं जो है आपसे जानना चाहता हूं कि जो नए इनिशिएटिव्स हाल के अंदर लिए गए हैं उन सब के बीच में जब विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है, एक जनरल परसेप्शन फैलाया जाता है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में कहा कि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, क्या ये बजट इसको डील कर पा रहा है? और तीसरी बात मैं जानना चाहूँगा, अभी भी राहुल जी ने ट्वीट किया है और कहा है कि मित्र लोगों का बजट है ये, इसको आप कैसे देखती हैं इस आलोचना? मैं इतना ही कहूंगी दीपक जी कि आपने वर्षों वर्ष जर्नलिज्म की है और निश्चित रूप से ये देखा होगा कि भारत में पहली बार 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का राशन दिया जा रहा है। जी।
अगर ये दुनिया में 80 शायद करोड़ पहली बार। नागरिक मोदी के मित्र हैं तो ऐसे अगर ये 80 करोड़ नागरिक मोदी के मित्र हैं तो ऐसे मित्र सराखों पर। पहली बार 220 करोड़ वैक्सीन की डोज मुफ्त दी जा रही है और टेक्नोलॉजिकली पहुंचाई भी जा रही है। अगर ये 100 करोड़ से ज्यादा लोग मोदी के मित्र हैं तो ऐसे मित्र सराखों पर। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ नागरिकों को घर मिल गया है और आज के बजट में 66% का इजाफा हुआ है। अगर वो गरीब जिसको घर मिल रहा है मोदी का मित्र है तो ऐसे मित्र सराखों पर। 11 करोड़ किसानों के बैंक के खाते में 2 लाख करोड़ गए मोदी सरकार की वजह से भारत की तिजोरी से। अगर वो गरीब किसान मोदी का मित्र है तो ऐसे मित्र सराखों पर, क्योंकि इन्हीं मित्रों के मजबूत कंधों पर एक नया भारत निर्मित होगा, खड़ा होगा। ठीक है, आपने आखिरी सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपने इंडिया एट द रेट ऑफ 100 की बात की, 25 वर्षों के रोड मैप की बात की, आगे की बात की, लेकिन मैं फिर उसी सवाल पर वापस आ रहा हूं जिसको लेकर सबसे ज्यादा हो हल्ला मचाया जाता है और जिसको एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश भी की जाती है कि भाई ये बजट, अभी भी कह रहे हैं कि ये बजट महंगाई और बेरोजगारी को हैंडल नहीं करता। 42% जो है बेरोजगारी की दर है, ये भी ट्वीट में नीचे लिखा हुआ है। छोटा सा मैं दो तीन चीजें इसमें बोलना चाहूंगी दीपक जी, आपकी अनुमति से। एक, महंगाई की सबसे बड़ी मार पड़ती है जब रोजमर्रा के सामान को आप जब पैसे खर्चे करना जाते हो तो उस पर कर कितना सरकार लगा रही है। तो आज जो ये टिप्पणी करने वाले नेता, उनसे पूछिए कि जब उनकी सरकार थी तो टूथपेस्ट पे वो 27% का क्यों टैक्स लगाते थे। जब उनकी सरकार थी तो चप्पल पे 10% का टैक्स वो क्यों लगाते थे। जब उनकी सरकार थी तो किशमिश पे 12% टैक्स क्यों लगाते थे। जब उनकी सरकार थी तो फिर साबुन पे 27% का टैक्स वो क्यों लगाते थे। जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने हमारे शहरों में वृद्धि करने के लिए, नाली बनाने के लिए 1 लाख करोड़ भेजा। लेकिन जब मोदी की सरकार आई तो उसी शहर के लिए, देश भर के अर्बन लोकल बॉडीज के लिए मोदी जी ने 18 लाख करोड़ रुपया भेजा। जब उनकी सरकार थी तो 2014 तक सिर्फ 5 शहरों में मेट्रोज थी। मोदी सरकार ने 14 से लेकर 22 तक 20 शहरों तक मेट्रो को पहुंचाने का काम किया और अगले साल आप 7 और शहर उसमें जोड़ेंगे। जब उनके दादे परदादे सबकी सरकार रही तो 1947 से लेकर 2014 तक 74 ही एयरपोर्ट बने देश में। 14 से लेकर 22 तक 74 और एयरपोर्ट बने। तो अगर आपको आंकड़े का इस प्रकार से करना ही है कंपैरिजन दीपक जी, तो अंतिम आपको आंकड़ा नहीं, इंसान की एक व्यथा बताती हूँ। जिस क्षेत्र से वो सालों साल सांसद रहे उस क्षेत्र में साहब एक कलेक्टर का ऑफिस नहीं था। डायलिसिस सेंटर भी पहली बार अगर गरीब के लिए बना तो वो मोदी सरकार ने बनाया। पासपोर्ट का सेंटर अगर पहली बार बना तो मोदी सरकार ने बनाया। अगर वहां पर पहली बार चीफ मेडिकल ऑफिसर का ऑफिस बना, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पहली बार एक्सरे की मशीन आई तो मोदी सरकार की वजह से आई। तो ये दिया तले अंधेरा वाला हिसाब है दीपक जी। जो अपनों के लिए कुछ कर ना पाए आज वो गैरों को हिदायत देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी हमसे बात करने के लिए, और आपने जो बजट के इनसाइट शेयर किए, एनालिसिस शेयर किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति जी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, वो इस बजट के बारे में कैसे सोचती है, और उनका कहना है कि भारत की काबिलियत पर भरोसा करना है। इसीलिए जब भारत अमृतकाल में है, हम बात कर रहे हैं जब हम 100 साल जो है वो पूरे करेंगे।